गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम गद्य खंड में से पाठ नंबर 6 स्पीति में बारिश के बारे में जानेंगे। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ। लेखक परिचय और पाठ का सार मैं आपको कल बता चुकी हूँ। आज मैं पेज नंबर 70 से इसका पठन करूँगी और साथ साथ मैं आपको इसकी व्याख्या भी करवाऊँगी। मेरे साथ आप अपनी बुक खोलकर बैठिए और इसको सुनते जाइए। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। पहली पंक्ति है बेटा पेज नंबर 70 पर। बेटा लेखक ने यहाँ बताना शुरू किया है कि जो स्पीति है वह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। योग होता है बेटा जुड़ाव, लगाव। आकस्मिक होता है अचानक से हो जाना किसी घटना का। तो लेखक कहते हैं कि जो लाहौल स्पीति का यह मिलन है, योग है, वह अचानक ही हो गया था। इनमें बहुत योगायोग नहीं है, इनमें काफ़ी इतने जोड़ जुड़ाव की बात नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। दर्रे क्या होते हैं बेटा? पहाड़ों के बीच में से बहने वाले नाले। कठिन होता है मुश्किल। तो यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ते हैं, जिनकी वजह से लोग वहाँ कम जाते हैं और फिर इतिहास में इनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। अलंघे, अलंघे होता है जिसको कभी पार न किया जा सके। अलंघे भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच में खड़कता रहता है। यहाँ का जो बेटा भूगोल है, जिसे कभी भी पार नहीं पाया जा सकता, जिसके पार नहीं जाया जा सकता, वह वहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है, काम करने वाला है। लेकिन अब जो संचार के साधन हैं उनमें कुछ सुधार हुआ है और अब क्या होता है, वहाँ पर वायरलेस सेट के जरिए बातचीत चलती रहती है। और यह वायरलेस सेट कहाँ है? केलंग और काजा के बीच में बजता रहता है। इतना होने के बाद भी जो केलंग के बादशाह हैं उनको भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। यानी कि केलंग के बादशाह को यह डर लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उनकी अवज्ञा, क्या होता है बेटा? आज्ञा का उल्लंघन करना, कहीं उनकी पीठ पीछे उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। बगावत होता है क्रांति कर देना। यानी कि जो राजा थे ना बेटा पहले, वो एक दूसरे से डरते रहते थे कि कहीं दूसरा कुछ ऐसा कार्य न कर दे जिससे नुकसान उठाना पड़े। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। अब यहाँ पर यह बात सामने आती है कि वे राजा और सूबेदार वैसे ही डरते रहते थे। वहाँ पर जो उन दोनों के बीच में बातचीत का माध्यम था, वह सिर्फ वायरलेस से ही पॉसिबल था, संभव था, और उसके अलावा वहाँ किसी भी माध्यम से संदेश, मैसेज नहीं भेजा जा सकता था। शीत ऋतु की तो हम क्या ही बात करें, जो वसंत ऋतु आती थी उसमें भी आना जाना बहुत कठिन होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ की दूरी जो 170 मील थी वह भी काफ़ी दूर लगती थी। सेकंड पैराग्राफ बेटा पेज नंबर 70। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। स्वतंत्र होता है फ्री रहना, आज़ाद रहना। बेटा यहाँ पर प्राचीन काल में जो स्पीति थी ना, वो भारतीय साम्राज्यों के पास ही रही थी, और जब ये साम्राज्य टूट गए, कारणवश जब ये टूटे, तो यह अपने आप में स्वतंत्र रही थी। फिर आया मध्य युग। मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बूशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। और जब मध्य युग में ये अलग अलग मंडलों के अंतर्गत रही है, उनके तहत, तहत होता है किसी के अधीन रहना, उनके अधीन रही है, तब भी प्राय स्वायत्त ही रही है। लेकिन फिर लेखक कहते हैं कि यह फिर भी अक्सर फ्रीडम से ही रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। जो इसकी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वह भूगोल ने बनाई है। जो भूगोल है बेटा,
वह इसकी रक्षा करता है, और जो भूगोल है वह ही इसका संहार करता है, इसका विनाश करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। पहले बेटा हरकारा होता है संदेशवाहक, तो पहले जब उन राजाओं के संदेशवाहक एक दूसरे के पास संदेश भेजते तो उनके आने जाने में ही अल्प होता है थोड़ा सा, वह थोड़ा सा जो वसंत का समय होता था वह बीत जाता था। और कभी कोई जोरावर सिंह डाकू जैसा आता तो स्पीति में वही तरीका होता था जो तुपचिलिंग गोनपा में लेखक ने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ, पेज नंबर 71 पर बेटा, तो लाहुली हदसकर, आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए थे। डायनामाइट बेटा एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसमें बारूद मिला हुआ होता है। तो जब ये विस्फोट किया गया तो क्या हुआ, जो लाहुल के लोग थे वे हदस कर, डर कर, आंख बंद कर कर और चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए थे। और जब वह धमाका गुजर गया, यानी कि उस विस्फोट के बाद ये लोग डरते डरते आंख खोलकर खड़े हो गए थे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। जब डाकू जोरावर सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो ये सभी लोग घर छोड़कर भाग गए थे। तो उसने क्या किया जोरावर सिंह ने, उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जो जोरावर सिंह था उसने स्पीति को अच्छे से लूटा, वहाँ के जो विहार थे उनको लूटा, और जो ये अप्रतिकार था यानी कि किसी को भी स्वीकार न करना, यह स्पीति की सुरक्षा की एक पद्धति है। अब स्पीति की जनसंख्या की बात आती है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 में जब जनगणना की गई थी तो उसमें यह कितनी थी, 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 रही है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर इसकी कितनी जनसंख्या है उसके बारे में बताया गया है, इसके क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। अब स्पीति का है, अलग से कोई क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, और 1901 में तो ये क्या थी, प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। तो हमने अब तक पढ़ा कि वहाँ पर कैसे आना जाना होता है, राजा अपने संदेश कैसे भिजवाते हैं, और जब ये विस्फोट, डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लोगों ने क्या किया था, जोरावर सिंह ने आक्रमण किया तो क्या हुआ था, और उसके बाद इसकी जनगणना और इसके क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे पेज नंबर 71 पर ही सेकंड पैराग्राफ, लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। जस का तस ज्यों का त्यों मिल जाना, यानी कि लाहुल स्पीति का जो प्रशासन था ब्रिटिश राज के पास था तो वह भारत को ज्यों का तो मिल गया था। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेजों को कहाँ से मिला था ये, 1846 में, 1846 में कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को दिया था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। अंग्रेज क्या चाहते थे, जो पश्चिमी तिब्बत का ऊन वाला क्षेत्र है वे उसमें दाखिल होना चाहते थे, एंट्री चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। दूरगामी होता है दूर की सोचना, तो जो अंग्रेजी साम्राज्य था वे अपने दूर की सोच से चल रहे थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, यानी कि हम कुछ भी कह लें, 1846 में क्या हुआ, कुल्लू, लाहुल और स्पीति सारे अंग्रेजों के पास आ गए थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए, यानी कि कांगड़ा आप काफ़ी सुनते हो,
तो कांगड़ा जिले में इनको शामिल कर दिया गया था। शरीक कर देना, शामिल कर देना। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो क्या होता है? एक स्थानीय शासक होता है, यानी कि वहीं का एक कोई राजा, वो चलाया करता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। यानी कि जब ब्रिटिश भारत था तो बेटा उस समय भी कुल्लू में एक असिस्टेंट कमिश्नर थे, इनको बेटा समर्थन प्राप्त था और यह नोनो उनके अंडर काम करता रहता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। यानी कि इसकी पोस्ट क्या थी? जो यह नोनो था, इसकी पोस्ट क्या थी? जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट होता है उसके बराबर थी। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। पर यहाँ बताया गया है कि जो स्पीति के लोग थे वे इसे अपने राजा के बराबर मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। यहाँ पर जो नोनो था उसकी लोग बड़ा इज्जत करते थे, उसका बड़ा सम्मान करते थे। तो अब मैंने आपको यहाँ पर पेज नंबर 70 और 71 की व्याख्या करवाई है। अगली वीडियो में मैं अपने अगले पेजेस की व्याख्या करवाऊँगी।